नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में बात करेंगे हम बेलगाम होते ब्याज माफिया पर। आखिरकार ब्याज माफिया किस तरह से पैर फैला रहे हैं कि आए दिन इनका कोई न कोई शिकार हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। आखिरकार कौन सी ऐसी कानून में खामियां हैं जिनका परिणाम एक परिवार को भुगतना पड़ रहा है, और न केवल राजधानी जयपुर में अपितु पूरे देश में इस तरह के ब्याज माफिया पनप रहे हैं जो आए दिन लोगों को जान देने पर मजबूर करते हैं, मरने पर मजबूर करते हैं। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं AK जैन साहब है, अधिवक्ता है, राजस्थानी कोर्ट से आपका स्वागत है। मिथिलेश जेमनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। जैन साहब, जिस तरह का हादसा सामने जयपुर में आया है, एक साथ 4 लोग जो है जान देनी पड़ी है। एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी, दोनों बच्चों की हत्या की और उसके बाद खुद ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कानोता इलाके में एक ज्वेलर ने अपने 2 बेटों पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद ने सुसाइड कर लिया। उससे 3 साल पहले की बात करें तो करधनी इलाके में भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटों को जहर देकर मारा और खुद ने भी आत्महत्या कर ली। ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से सूदखोरों के डर के चलते कोई व्यक्ति और परिवार पूरा का पूरा सुसाइड कर रहा हो। ऐसे मामले आए दिन आते रहते हैं। इसके बावजूद क्या कारण है कि इन सूदखोरों पर पुलिस प्रशासन, सरकार कोई कानून नहीं बनाती है? क्या कारण है कि पुलिस इन पर एक्शन नहीं करती है, जिसके कारण ये इनका धंधा जो फल फूल रहा है और आम आदमी जो मजबूरी बस इनसे पैसा उधार लेता है, मूलधन का कई गुना चुका देने के बावजूद भी वो कर्ज पर कर्ज निकालते जाते हैं और आखिर में उसको अपनी जान देनी पड़ती है। जैन साहब, देखिए नीरज जी, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने का यदि पुरानी फिल्में आपने देखी हो तो ध्यान हो कि जिसमें से गांव का एक बढ़िया बताया जाता था सूदखोर, जो सूद के बदले में किसानों की ज़मीन हड़प लेता था या कर लेता था। और वो छवि ऐसी बनी कि उसके बाद वो एक जो व्यवस्था थी ब्याज पर पैसे देने की, उसको समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में ही राजस्थान मनी लेंडर्स एक्ट लाया गया। 1963 में उसको अमेंड किया गया, दोबारा लागू किया गया, और जिसके तहत बिना लाइसेंस के SDM से या रजिस्ट्रार जिसको हम कहते हैं उससे लाइसेंस के बिना मनी लेंडिंग का उस क्षेत्र के अलावा कहीं भी धंधा करने पर किसी पर पूर्णतया से रोक लगा दी गई है। परंतु उस कानून में भी सबसे बड़ी कमी ये रही है कि अगर कोई आदमी बिना मनी लेंडिंग लाइसेंस के ब्याज पर पैसे देने का धंधा करता है जी, तो उसको सजा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। सिर्फ ये प्रावधान रखा गया है कि वो कोर्ट के अंदर दावा करके अपने पैसे वसूल नहीं कर सकता, जिसका परिणाम ये हुआ। साथ ही जब हमारा बैंकिंग और कोऑपरेटिव सिस्टम भी डेवलप हुआ जी, तो वहां पर भी उन छोटे व्यापारियों के लिए, डे टू डे काम करने वालों पैसों के लिए बिना गारंटी के लिए लोन देने की या उधार देने की व्यवस्था कुछ नहीं की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सूदखोरों की एक बड़ी भारी गैंग बन गई है जो स्थानीय पुलिस से मिलकर बाजार से कई गुना 10 रुपया 20 रुपया सैकड़ा पर गरीबों से पैसे लेकर और उनका शोषण करते रहे हैं। और मजे की बात यह है कि स्थानीय पुलिस चूंकि मिली हुई होती है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की जो धारा 384 अर्थात ब्लैकमेलिंग करने की, डराने धमकाने कर जबरन पैसे वसूल करने के, वो किसी प्रकार के प्रावधान नहीं करते। जबकि मनी लेंडिंग एक्ट में ही ये प्रावधान था कि पैसे वसूली के लिए किसी भी आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। परंतु इतने सारे एक के बाद एक बड़े मामले होने के बाद भी किसी भी सरकार ने विशेष रूप से मनी लेंडिंग एक्ट में संशोधन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि बिना लाइसेंस मनी लेंडिंग करने को कोई अपराध आज तक नहीं बनाया गया है। और इस खामी का फायदा उठाकर, क्योंकि इसमें मनी लेंडिंग्स में स्थानीय पुलिस का तो इन्वॉल्वमेंट है ही सही, क्योंकि यहाँ तो एक गंभीर अपराध हो जाए उसी में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ लेन देन के मामलों में तो कभी वो मुकदमा दर्ज करते ही नहीं, बल्कि जो ब्याज माफिया होते हैं, रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, वो पुलिस के शेल्टर में धंधा करते हैं, उनकी मदद करने के लिए गरीब ठेले वालों को या उसको। और अब तो जो बेचारे मिडिल क्लास व्यापारी हैं वो भी इस माफिया का शिकार होते जा रहे हैं, और जिसका उदाहरण हमने कानोता के अंदर देखा था। तो ये कानूनी जो खामियां हैं, और सबसे बड़ी बात जो पुलिस की मिलीभगत है जी, और दूसरा
जो एसडीएम की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्रों में ध्यान रखे कि मनी लेंडिंग लाइसेंस के बिना कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, वो भी इस ओर अपनी ध्यान नहीं रहते, फिर जमीनों के धंधे में सब लिप्त हैं, और जिसका परिणाम से ही इतनी दुर्दांत घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सही कहा जैन साहब, कहीं न कहीं आपने जो प्रशासन की खामी है, कानून में जो कमियां है, उसका फायदा जो है ये सूदखोर उठा रहे हैं। मितली जी, क्या लगता है गरीब लोग जो लोन उठाते हैं इसके पीछे मजबूरी होती है क्योंकि बैंक उनको लोन देते नहीं हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं वो भी लोन देती नहीं है, और वो लोन देती भी है तो उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो इनके चुंगल में फंस जाते हैं? क्या लगता है मितली जी? नीरज जी, इसमें एक जो बेसिक रीजन है कि हमारे यहाँ आईटीआर की जो इम्पोर्टेंस इंक्रीज क्रिएट कर रखी है वो बहुत डेंजरियस है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है तो ही आपको लोन मिलेगा। बैंक भी उसको एक गारंटी मानते हैं। अब इन गरीब लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न होती नहीं है। अब जो इनकम टैक्स है वो 5 लाख रुपए कर दी, 5 लाख सालाना तक आपको इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी है। उसके चलते अब और लोग लोन लेने से बाहर होंगे। पहले 2.5 लाख रुपए थी, जब तक इनकम टैक्स की रिटर्न, तो काफी लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती थी तो वो लोन लेने के काबिल थे। लेकिन अब जो नजारा पेश होगा, अभी तो अगले साल से जब आएगा तो काफी लोग लोन लेने से बाहर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो बैकबोन है कि किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो बैंक में जाए, उसी नियम से बाहर हो जाएंगे तो इस सूदखोरों के चक्कर में पड़ेगा। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सूदखोर लोग हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो बड़े बड़े जयपुर के ब्याज माफिया हैं वो बड़े बड़े नेताओं के राइट हैंड हैं, वो बड़े बड़े जीवन करते हैं। उनमें खुद हमारे सरकार के मंत्री और सचेतक कई लोग उनके जाते हैं, उनके पोस्ट बड़ों में जाते हैं। इस बार तो कोरोना काल है, पिछले बार में हमने देखा था जयपुर का बहुत बड़ा ब्याज माफिया ने ताड़केश्वर मंदिर में एक पोस्ट बड़ा किया था, उसमें कांग्रेस सरकार के कई मंत्री, बीजेपी सरकार के विधायक और पूरा पुलिस प्रशासन पोस्ट बड़े में मौजूद था, जो ये दिखाता है कि राजस्थान की रग रग में पूरी तरह से ब्याज माफिया, राजनीतिक नेता और पुलिस गठबंधन करके इन गरीबों को लूट रहे हैं। और ये आज से नहीं है बिजनेस, हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां गांव में हुआ करती थी, उनको खत्म कर दिया गया। आजादी के 70 साल बाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों की हालात ये है कि वो खाद बीज देने लायक नहीं रही। पहले ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जाके किसान पैसे भी ले लेता था। कोऑपरेटिव बैंकों के हालात क्या हैं? उनमें ऑडिट नहीं हो रहे, आए दिन गबन हो रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं। कुल मिला के आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें केंद्र के मंत्री का नाम आ रहा है, तो कुल मिला के ब्याज माफिया यही नहीं है, राजनीतिक नेता भी ब्याज माफिया है। कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने इस धंधे को अपना रखा है। तो ये एक ऐसा मक्कड़ जाल फैल गया है जिसमें आम आदमी पिसता जा रहा है, और कभी कानोता और कभी वैशाली। बहुत बड़ी बात कही आपने। वाकई में कहीं न कहीं इनको संरक्षण मिलता है, पुलिस अधिकारियों को, नेताओं का भी, क्योंकि नेताओं के भी ये खर्चे उठाते हैं, और कई सामाजिक संगठनों का भी जो निर्वहन करते हैं। आजकल तो बड़े बड़े सामाजिक संगठन भी इन लोगों ने बना रखे हैं, और एक तरफ सफ़ेद पोश और दूसरी तरफ खाकी वर्दी, और तमाम लोगों के संरक्षण में ही कहीं कहीं धंधा फल फूल रहा है। लगता है जैन साहब यही कारण है कि क्योंकि इनका धंधा बिल्कुल आराम से चलता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि दान दक्षिणा की बात आती है तो भरपूर दान दक्षिणा करते हैं ये लोग। देखिए, जेमिनी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल एक समाज की और हमारी व्यवस्था की सच्चाई है। और इसके साथ साथ एक बात और है, ये ब्याज माफिया में कोई एक आदमी तो होता नहीं यार, बड़ी संख्या है, पूरी की पूरी टीम एक होती है, मसल पावर होती है, इनके वसूली करने वाले लोग होते हैं, इनके पास एरिया के जो गुंडे और बदमाश होते हैं, जो राजनेताओं को साथ साथ ये आपको जो एक राजनेताओं को धन देने के अलावा ये मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं। वो मैन पावर इनके एक आधार बनती है, राजनेता इनके प्रोटेक्शन में हमेशा आ जाते हैं। और ये जब तक, क्योंकि हमेशा ये सही है कि चाहे अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे माफिया हो, ये कभी भी नहीं पनप सकते जब तक उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं हो, या जब तक उनको राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त नहीं हो, या उनको ब्यूरोक्रेसी का संरक्षण प्राप्त नहीं हो। और अब तो म्याफा का स्टेट, जैसा जेमिनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये आजकल सिर्फ मेलों में और हाट में और छोटे बाजारों में वसूली या ब्याज वसूली का धंधा ही नहीं रह गया, बल्कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर करोड़ों रुपए का लोग लूटने का मामला बन गया हो। चाहे शारदा घोटाला हो, वेस्ट बंगाल का आदर्श घोटाला का आपने जिक्र किया है, संजीवनी घोटाला जिसमें केंद्रीय मंत्री का खुलेआम नाम आ रहा है, रिकॉर्ड में नाम आ रहा है। पर इन सारी परिस्थितियों में जो बंगाल में हुआ, वहां पर मंत्रियों के नाम आए, वहां सांसदों के नाम आए, परंतु एक बाज माफिया का एक स्पाइरल सर्किल बन गया है, और जिसमें पिसना
गरीब आदमी को पढ़ना। यदि सरकारों की इच्छा होती तो आज क्यों नहीं रोक लगाते कि मनी लेंडिंग लाइसेंस के बिना किसी भी तरह का ब्याज का देना अपराध है। आपने सिर्फ वसूली पे रोक लगा दी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बंद की जाएं। ये बैंक नहीं है, ये पैसे का लेन देन या पैसे ब्याज जमा करने का या ब्याज पर पैसे वापस लौटाने का काम कैसे कर रहे हैं ये सारी की सारी। क्या कोई पीड़ित व्यक्ति थाने में जाएगा, किसी ब्याज माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, तो क्या पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है? क्योंकि जब वो अगर किसी ने 10,000 रुपये लिया और 10 का 30,000 रुपये चुका दिया और उसके बावजूद 50,000 रुपये अगर बकाया निकाल दिया, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? देखिए, कानूनन तो ब्याज मूल से ज्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता, सिर्फ बैंकों को ये छूट है। चक्रवृद्धि ब्याज को गैर कानूनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद घोषित कर दिया गया था। और इस तरीके से वसूली की वसूली करना ये अपना आप में, जिसे हम कहते हैं लूट की श्रेणी में था। धारा 384 का अपराध है कि जरा डरा धमका कर पैसे वसूल करने का या धोखा देकर पैसे वसूल करने की बात है। परंतु जो हम पुलिस का हाल जानते हैं कि इतना सब होने के बाद कि एक गरीब आदमी तो क्या, एक अच्छे से अच्छे आदमी की हिम्मत नहीं कि पुलिस में चला जाए, और चला जाए तो उसके जाने से पहले जो उसका विरोधी होता है, उसी क्षेत्र का ब्याज माफिया होता है, उसको सूचना दे दी जाती है और उल्टा जो पीड़ित होता है उसी को अपराधी बना दिया जाता है। खिलाफ कई तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बिल्कुल सही कहा जैन साहब। ईमानदारी की बात तो जो बेचारा जो पीड़ित होता है वो अगर न्याय की उम्मीद में अगर थाने पहुंचता भी है तो पहली बात तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, और मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करता है तो कहीं कहीं माफिया जो है मिली भगत करके उस पीड़ित के खिलाफ ही कई तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर। सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा है कि बाजारों में जो गरीब से गरीब तबका है, सब्जी की ठेला लगाने वाला हो, चाहे थड़ी में दुकान करने वाला हो, चाहे किराना का व्यापारी हो, आम आदमी इनके चंगुल में फंसा हुआ है। आपने देखा होगा कि 9,000 देते हैं, 13,000 वसूल करते हैं, 100 रुपये रोज़, 200 रुपये रोज़, इस तरह की भी उगाई चलती है। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि नगर निगम जैसे वहाँ पर भी जो सफाई कर्मी है हमारे, वो भी 10 से 15% के ब्याज के चंगुल में फंसे हुए हैं, और कैशियर के मार्फत ही सारी उगाई वहाँ पर वो माफिया करता है। आपको लगता नहीं है बहुत ज़्यादा इनकी जड़ें जमी हुई है और बहुत जो है ऊंचे स्तर तक इनका धंधा है, और इस धंधे के चक्कर में ये गरीब लोगों का एक तरह से गला काट रहे हैं? देखिए नीरज जी, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया और एक पूरा चेन सिस्टम डेवलप है जी। नगर निगम में अकेले में नहीं, जहां भी संविदा कर्मी है, हाउसिंग बोर्ड चल जाइए आप और नगर निगम में चल जाइए, जहां भी संविदा कर्मी हो, क्योंकि आजकल परमानेंट जो भर्ती है वो तो सरकार ने लगभग बंद कर रखी है। संविदा कर्मियों उनको 8 से 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है जो ठेकेदार देता है। तो जो सरकारी कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 70,000 है, 80,000 है, वो अपना पैसा बैंक में नहीं डाल रहे, क्योंकि बैंक में एफडी का ब्याज महज 6% रह गया है, और जो सेविंग अकाउंट में 4% ब्याज है। तो उस चक्कर में जब उनको कहते हैं हम 1.5 रुपए सैकड़ा दे देंगे, तो अकाउंटेंट जो उनको पेमेंट करता है एक ऑर्गेनाइज्ड है। हर सरकारी विभाग की अगर एसीबी जांच करे तो जिन भी कर्मचारियों के पास 2 नंबर की तनख्वाह के अलावा पैसा आता है, वो सारा का सारा एक जो ट्रेजरर है उसके थ्रू ये जो और संविदा कर्मी है इनको दे दिया जाता है, जो कम वेतन वाले उनको दे दिया जाता है, उनसे ब्याज लिया जाता है। एक बहुत बड़ा कारोबार जयपुर में पनप गया है। तो केवल आप ये नहीं कह सकते कि ब्याजखोर सरकारी दफ्तरों के बाहर मोहल्लों में या बाजारों में बैठे हैं, वो सरकार की नाक के नीचे सचिवालय में ये धंधा चल रहा है। आप छोड़िए, आप नगर निगम कोरिए, सचिवालय जहां राज्य की नीतियां बनती है, जहां सरकार चलती है, जहां शहर की इस राजस्थान की विकास की योजनाएं बनती है, वहीं शोषण होता है संविदा कर्मियों का, वहीं उनको ब्याज पे पैसे दिया जाता है। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी वो अपनी सेविंग बैंक में डालने के बजाय वो ट्रेजरर के जरिए, इसके अलावा एक लॉटरी सिस्टम और चलता है कि आप लॉटरी उठा लो, संविदा कर्मी उसमें चढ़ा के जोड़ते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो उठा लेते हैं, तो उनको सबसे कम पैसा मिलता है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उस लॉटरी के सिस्टम में, जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, बिना मान्यता प्राप्त चलती है, हर सरकारी ऑफिस में लॉटरी सिस्टम है। वो न केवल सरकारी ऑफिसों में बल्कि वो तो सामान्य छोटी कॉलोनियों में जिसको ज्यादा नीड होती है वो सबसे ज्यादा ब्याज पे उठाता है। लेकिन उसमें जयमनी जी मुझे बताइए, क्योंकि उसमें सरकार कहाँ इंटरफेयर करे? जहां आपने 20 लोगों का समूह बना लिया और समूह बना के आप लॉटरी चला रहे हो और आपसी सहमति से उसको संचालित कर रहे हो, ऐसी स्थिति में सरकार और प्रशासन कैसे कार्रवाई कर सकता है? सरकार और प्रशासन को सब कुछ पता
रहा होता है नीरज जी, जी, हाँ। और बिना प्रशासन की अनुमति के सरकार को पता नहीं है, सचिवालय में 20 लाठियां चल रही है जी। और उनमें वो संविदा कर्मी उठाते हैं, कई बेचारे उसमें मर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तुमको पैसे की नीड होती है, सबसे पहले वही उठा लेते हैं। कानूनी खाम में पूछते हैं जैन साहब से। जैन साहब, क्योंकि जो लॉटरी सिस्टम है वो आम बात है, देखिए आप छोटी छोटी कॉलोनीज में लेकर बड़ी बड़ी सोसाइटी में तक में भी देख सकते हैं, सोसाइटी चलाते हैं। इसीलिए कहते हैं जी कि कानून की कैसे धज्जियां उड़ाना। जी जी। प्राइज मनी एंड चिट फंड बेनिंग रेंग रेगुलेशन एक्ट कई सालों से, पिछले 20 सालों से हिंदुस्तान में प्रभावी है, जिसके तहत इस तरह के चिट फंड्स को, जिसे चिट फंड कहा जाता है इसे कानूनी भाषा में, कि सब लोग इकट्ठा करके एक आदमी को दे दें, उसमें सिर्फ आप बिना ब्याज के दे रहे हैं। मान लीजिए कि क्लब है और 20 लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और उसमें से एक आदमी, कोई एक आदमी विदाउट एनी ब्याज, विदाउट एनी, जहां ऑक्शन नहीं होता, यहाँ तो ऑक्शन होता है, 20,000 रुपए इकट्ठे हुए तो एक आदमी 10,000 में ले जा रहा है, दूसरा 10,000, वो नहीं, तो वो तो चिट फंड में से शामिल नहीं है। बाकी ये चिट फंड बैनिंग है, इसका रेगुलेशन एक्ट है, इस किसी तरह का चिट फंड का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। अब तो सेबी और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनसे परमिशन की जरूरत है, परंतु उसके बावजूद भी, और ये क्रिमिनल अपराध है, चिट फंड चलाना तो अपने आप में क्रिमिनल अपराध है, परंतु इसके तहत न तो, क्योंकि पर इसमें सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, पर इसमें न तो कभी बहुत रेयर केस में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। ये शुद्ध रूप से, ये सबसे बड़ा कानून का मजाक है कि जिसपे कानूनी रूप से प्रतिबंध है, जो कानूनी रूप से अपराध है वो हर गली में, हर मोहल्ले में, और तो और सेक्रेटरीट तक चल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात सरकारों के लिए हो नहीं सकती। आरबीआई ने अभी हाल में नीरज जी उनके पास लोकपाल में इतनी जारी रिकवरी एजेंटों की शिकायतें आई है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी पे 2.5 करोड़ का जुर्माना किया है, और आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर आपको कोई धमकाता है रिकवरी एजेंट तो आप उनके खिलाफ एफआईआर लिखाओ। तो कुल मिला के ये तो चलो ये ब्याजखोर है, ये और ब्याजखोर कंपनियां हैं जो पर्सनल लोन दे रहे हैं, वो 3 रुपए सैकड़े, 4 रुपए सैकड़े और 5 रुपए सैकड़े में जो सरकार से और आरबीआई से मान्यता प्राप्त जो कंपनियां हैं वो दे रही है। जितनी भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं उनके भी रूल रेगुलेशन 2 तरीके के हैं कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न पूरी है, ठीक है, आपका जेडीए पट्टा है, ठीक है, अगर नहीं है जेडीए पट्टा तो उसका ब्याज अलग है। जमीन एक है, जेडीए पट्टे वाले का ब्याज लगेगा 8.5%, अगर बिना अनअप्रूव्ड है कोई सोसाइटी पट्टा तो उसका ब्याज है 18.5%। आप देखिए कौन सा नियम है, वही जमीन, वही मॉर्गेज, वही सारा सिस्टम, तो केवल ब्याजखोर लूट नहीं रहे, ये जितनी भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं वो भी नियमों की आड़ में लूट रही है, क्योंकि सरकार केवल जेडीए पट्टे पे लोन देना अलाउ करती है, लेकिन वो सोसाइटी पट्टे पे जो देते हैं वो 18.5 से 22% तक लोन ले रहे हैं, ब्याज सॉरी वसूल रहे हैं। तो ये एक सिस्टम है, वो एक अलग सिस्टम है, वो टेक्निकली वो पूरे जो पतले पतले नियम होते हैं वो पढ़ नहीं पाता, उसमें साइन कर देता है, फिर वो जब जाता है मुझे लगता है मिथिलेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जब लोन लेने वाला होता है 100 कागज पे साइन करता है, और 100 पेपर्स को पढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है, और ज्यादातर वो पेपर्स भी अंग्रेजी में होते हैं। बिल्कुल। और जब लोग हिंदी भाषी है तो वो अंग्रेजी को समझ नहीं पाते हैं या दूसरी वो बीमा कंपनियों की तरह ही है, बीमा की शर्तें कोई नहीं पढ़ पाता, वही सेम सिस्टम इन्होंने अपना रखा है। आप क्यों दे रहे हैं, जेडी अप्रूव्ड प्लाट नहीं तो मत दीजिए उसको, लेकिन वो देते हैं उसका 16%, 18%, जितने भी इंटीग्रल को, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, जो प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो इसी में पैसा कमा रहे हैं। दीवाना हाउसिंग फाइनेंस, जितनी भी डीएचएल, जितने भी इनको सबसे बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं? बैंकों में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनमें प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उन्होंने पकड़ रखा है, जिसको पैसे की नीड है, उसको आईटीआर रिटर्न नहीं है, वो देते हैं लोन और ब्याज ले रहे हैं, तो वो भी ब्याज माफिया है। देखिए जैन साहब, बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, इश्यू बड़ा उठाया, क्योंकि न केवल ये सूदखोर, अपितु इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो फाइनेंस कंपनियां हैं, वो भी 2 तरह से 3 तरह से अलग अलग तरीका उनका है वाकई में शोषण करने का। जिसके पास जेडीए पट्टा नहीं है उससे अलग ब्याज लिया जाता है, पर्सनल लोन आप लेते हो तो वो फिर मारपीट के किस्से रोज सामने आ रहे हैं, आए दिन मारपीट के किस्से सामने आ रहे हैं कि आपकी एक किस्त लेट होती नहीं है और उसके साथ जो है उनके जो गुर्गे हैं पहुंच जाते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी ऑफिस में घुस के बेइज्जती करते हैं, घर में घुस के बेइज्जती करते हैं। तो क्या इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन नहीं हो सकता क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में यदि बड़ा आदमी सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ का घोटाला करके चला जाए तो उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता, पर यदि एक गरीब आदमी 500 रुपये का लोन नहीं चुका पाए तो उसकी घर दरबार, घर, वाहन, सब चीज़ें, उसकी इज्जत तक उसकी नीलाम हो जाती है। अब प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में और इन कंपनीज के दबाव में जिस तरीके से सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में रूल्स बनाए गए हैं, इन कंपनियों को लाइसेंस किसने दिया है?
लाइसेंस देने वाली तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, मुख्य रूप से केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार का वित्त विभाग इन सब कंपनियों को लाइसेंस जारी करता है, परंतु जानबूझकर उसमें आपने ब्याज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। दूसरी चीज, आपने कह दिया कि जो संपत्ति आपने गिरवी रखी है उसको अदालत में भी जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी गिरवी रखा आप मन मर्जी चाहे से बिना किसी कोर्ट के ऑक्शन से उसको नीलाम कर सकते हैं। आप कलेक्टर्स को ये पावर दे दी कि कंपनी वाला एक कागज लगाता है और आपका वाहन और आपकी संपत्ति गिरवी को सब नीलाम कर लिया जाता है, और इसके लिए नीलामी करने के लिए इन्हें किसी अदालत की जरूरत नहीं है, अपने आदमी ले जाएंगे और उसके साथ नीलाम। तो आखिर ये सब व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था बनाई किसने? हमारी सरकार ने जानबूझकर क्या ये दबाव नहीं बनाए कॉर्पोरेट के दबाव में कि इसमें आज स्थिति है कि उसमें शोषण ये हो रहा है कि हमारा जो मिडिल क्लास है और गरीब है वो इसमें तबाह होते जा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए ताकि ये सूदखोरों से आम आदमी को निजात मिल सके। देखिए नीरज जी, इसका एक ही उपाय है, वो महात्मा गांधी ने जो कहा कि पीर पराई जान ही रहे, वैष्णव जन तो तेने कही है। अगर इस पीर को सारी सरकारें जानती है, सारी स्टेट गवर्नमेंट जानती है, सारे सॉल्यूशन उनके पास अवेलेबल हैं, अगर वो वाकई जन कल्याण की भावना, जो डेमोक्रेसी की मूल भावना है कि हम जो समाज का सबसे पिछड़ी पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास करेंगे, अगर ये भावना हो तो कल बंद हो जाए ब्याजखोर, कल बंद हो जाए। सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार में बैठे लोग अब उस गांधी जी को भूल गए, वो केवल नोटों की फोटो पे रह गए हैं और या अपने जो सीट है उसके पीछे सीट लगाने के लिए रह गए। अगर गांधी जी जिन्हें बताए हुए 7 पाप जो उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, वैसा का वैसा सारी देश की सरकारें अपना ले, राजस्थान की सरकार गांधी जी के बताए मार्ग पर चले। उन्होंने कहा था कुटीर उद्योग को पनपाओ, लघु उद्योग को पनपाओ, स्वावलंबन एजुकेशन लाओ। क्या आज तक लाए 70 साल बाद? क्यों ये एजुकेशन के सिस्टम को करप्ट किया? क्यों नहीं बच्चों को सिखाया जाता? क्यों नहीं अब काम किया? तो अगर ये करते गांधी जी, एक ही सॉल्यूशन है कि महात्मा गांधी के बताए राह पर चले, हर आदमी ईमानदारी का दामन थामे, करप्शन से बचे। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों को वापस फील्ड पोस्टिंग दे जा रही है। मिथिलेश जी, लगता नहीं है सारी बातें अब ये सिर्फ जो है उपदेश देने के लिए हो गई है। अब तो गोडसे के रास्ते में चलने वाले ज्यादा लोग हो गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करे तो उसको कर्मचारी नहीं माना जाता। तो क्या जैन साहब लगता है बिल्कुल ये जो कह रहे हैं सारी चीज विपरीत हो रही है इस समय? तो तमाम लोग, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चलता इन रास्तों पर, न चलना चाहता, हर आदमी को चाहत है जो है मौजूदा उससे ज्यादा कुछ कमाने की। जेमनी जी ने बिल्कुल सही कहा। और अभी भी सरकार कानून जरूर बनाती है, दिखाने के लिए कानून बनाती है, पर उन कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। यदि सचिवालय के अंदर ही, जिसे आप ये कहते हैं लॉटरी चल रही है, जिस तरीके की जो बैन की हुई है, तो अब इससे ज्यादा सरकार की फेल्योर हम क्या कहेंगे? जब मनी लेंडिंग एक्ट के तहत मूल से ज्यादा ब्याज लेना वर्जित है और एक लिमिटेड ब्याज से ज्यादा ब्याज लेना वर्जित है, फिर भी कई गुना ब्याज लेने के बाद भी आदमी को सुसाइड करना पड़ रहा है। हमारी पुलिस और अधिकारी आंख मीच कर बंद किए। क्या हम इसके व्यवस्था का हिस्सा मान सकते हैं क्या जैन साहब? ये कानून और व्यवस्था का भी हिस्सा है, समाज का भी हिस्सा है, दोनों ही बातों का हिस्सा है। और कानून व्यवस्था की फेल्योर है जो सीधी सीधी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकारों की वजह से ही आज गरीब को मरना पड़ रहा है जिसका दर्द किसी को नहीं हो रहा। बिल्कुल जैन साहब, आप आए, आपने अपनी बात रखी, मिथिलेश जी ने भी अपनी बात रखी। दोनों का साफ कहना है कि कहीं न कहीं ये आपसी मिली भगत है, सरकारों की भी है, राजनेताओं की का भी संरक्षण इसमें है, पुलिस का संरक्षण तो है ही, साथ में कंपनियां भी, सूदखोरों के साथ साथ जो कंपनियां हैं वो बड़ा शोषण कर रही है, क्योंकि गरीब के पास जो है लोन मिलता नहीं है बैंकों से, और बैंकों से जब लोन नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में वो या तो लॉटरी चलाने वाले के पास जाता है, या मोटे ब्याज पर जो रकम उधार देता है उनके चंगुल में फंसता है, या फिर वो जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके चंगुल में फंसता है। और उनके चंगुल में ऐसा फंसता है कि वो फंसता ही चला जाता है। और कई बार जो जयपुर में 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, उस तरह के हादसे का अंजाम होता है, पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है, पूरे के पूरे परिवार को जान देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी भले ही ये हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन गया हो, लेकिन सरकारें चाहे तो इसमें कठोर कानून बना सकती है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें संशोधन किया जा सकता है। जो इस तरह से गरीबों का शोषण कर रहे हैं, जो मूलधन के बजाय 3-3 गुना पैसा वसूलने के बावजूद भी लाखों रुपया कर्ज निकाल कर उन्हें मरने पर मजबूर करते हैं, उन्हें शिकंजों के पीछे भेजा जा सकता है। मुद्दा गर्म में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।